हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में, जिसके अंदर में फ्रेंड्स हम लोग हमारे एग्जाम रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए जल्दी से हम लोग जो है फ्रेंड डायरेक्टली क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले जितने भी बच्चे यहाँ पर जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया उन सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों की वजह से ही फ्रेंड्स यहाँ पर में और ज्यादा एफर्ट्स करने के लिए हिम्मत मिलती है। तो जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर कर देंगे फ्रेंड जल्दी से। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं। सेशन को लाइक एंड शेयर जरूर करते रहिएगा आप लोग। पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन के ऊपर में ये रहा। क्वेश्चन में बोला गया है फ्रेंड कि ग्रीनलैंड, ठीक है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, सबसे बड़ा आइलैंड, ठीक है, आपको बताना है कि कौन से देशों में से, ठीक है, इनमें से कौन से देश का भाग है ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड किसका भाग है ये आप लोग बताएंगे, स्पीड में बताइए जल्दी से। डेनमार्क का, फिनलैंड का, कनाडा का, यूनाइटेड किंगडम का, ऊपर में से कोई नहीं, ऊपर में से एक से। देखिए 66वीं बीपीएससी का ओरिजिनल क्वेश्चन है। ठीक है, तो कई सारे बच्चे जो है बी आंसर लगा रहे हैं, कुछ सी आंसर लगा रहे हैं, कुछ डी, कुछ ए आंसर लगा रहे हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं फ्रेंड्स कि ये डेनमार्क जो है उसका हिस्सा है। अब देखिए आप लोगों को बताना चाहूंगा कि डेनमार्क वैसे अपने आप में एक छुटकू सा देश है यूरोप का, ठीक है, और उसी का हिस्सा है ये पूरा ग्रीनलैंड। तो ग्रीनलैंड किसका पार्ट है, छोटे से डेनमार्क का पार्ट है, ये याद रखना आप लोगों ने। ठीक है, तो डेनमार्क का ही जो है पार्ट है ग्रीनलैंड, उसी का कब्जा है ग्रीनलैंड का। तो आंसर आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए डेनमार्क हो जाएगा। प्लीज इसको याद रखना आप लोगों ने, डेनमार्क। ओके, मैरिज के बारे में पूछना था, मतलब कब होगी मेरी शादी, किससे होगी। तो आपकी कोई इंगेज तो याद रखना आप लोगों ने, डेनमार्क। ओके, चलिए, कोपेनहेगन इसकी राजधानी है डेनमार्क की। और दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड कौन सा है, अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड भी है। ठीक है, सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है दुनिया का। चलिए, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है आप लोगों का जो कवर हो गया, प्लीज इसको भी याद रखिएगा आप लोग। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। उससे पहले एक और बार आप लोगों को दिखा देता हूं। अगर आप डेनमार्क को देखोगे फ्रेंड्स तो यहाँ पर में डेनमार्क छोटा सा है, ठीक है, लेकिन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इतना बड़ा ग्रीनलैंड उसका हिस्सा है। ठीक है, उसका ग्रीनलैंड डेनमार्क का। नाउ फ्रेंड्स, अब एक और इंपॉर्टेंट वाली खबर आपके लिए, ठीक है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करिए आप लोग। ठीक है, 7 जुलाई 2025 को एक इंपॉर्टेंट वाली नियुक्ति हुई है। आईसीसी के नए सीईओ कौन बने हैं, ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पर में, ये भी आप लोग मुझे कमेंट करके बता देंगे। ये भी क्वेश्चन आता है आप लोगों से अक्सर एग्जाम के अंदर में कि इसका हेडक्वार्टर कहां पर में है। ओके, और इसके नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, राहुल जौहरी को, संजोग गुप्ता को, नीता अंबानी को, जय शाह को, किसको किया गया है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। आईसीसी के नए सीईओ बने हैं, ठीक है, संजोग गुप्ता। ठीक है, तो आंसर यहां पर मैं आप लोगों को ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 7 जुलाई 2025 को इनकी नियुक्ति हुई है। और कई सारे बच्चे अभी भी देखिए अभी भी सबसे ज्यादा आंसर डी पे लगे हुए हैं। ठीक है, 36% लोगों ने डी आंसर लगाया है। भाई जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन है। ठीक है, चेयरमैन, ठीक है, ये याद रखना है आप लोगों ने, ना कि सीईओ। तो अब देखिए जो है सीईओ आईसीसी का एक भारतीय है, आईसीसी का चेयरमैन भारतीय, ये जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। ठीक है, ये याद रखना है आप सभी लोगों ने। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज जो आप लोगों को समझ में आ गई। अब यहाँ पर में एक चीज है कि आईसीसी के जो है चेयरमैन भारतीय है, आईसीसी के जो सीईओ है, ठीक है, संजोग गुप्ता जो बन गए वो भी एक भारतीय है। और हमारा अभी एक डिस्प्यूट चल रहा है हमारे एक नेबर के साथ में, आपको पता होगा, बताइए नाम किसके साथ में। ठीक है, अभी पहलगाम के अंदर में जब हमला हुआ तो हमें शक था कि वही देश है उसके अंदर में, और हमने कार्रवाई भी की, हमने ट्रेड रोका, हमने सिंधु जल संधि के ऊपर में जो है रोक लगाई। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर में अभी बात आती है कि हम फिर उनके साथ में क्रिकेट क्यों खेल रहे हैं। ठीक है, मतलब वहां पर में फिर उनको पैसा जाएगा ना, उनके साथ में हम जब क्रिकेट खेलेंगे तो उनको भी पैसा जाएगा, तो वो हमने रोकना चाहिए था। ठीक है, जी हाँ बिल्कुल, पाकिस्तान के साथ में तो हमने एशिया जो कप है, एशियन कप, उसको अंदर में हमने नहीं करना चाहिए था। यहाँ हमारे जब हमारे ही लोग हैं वहां पर में ऊपर में बैठे हुए, और खुद अमित शाह जी के बेटे चेयरमैन है आईसीसी के। ठीक है, तो मतलब यहाँ कुछ और चीज हो रही है, वहाँ राजनीति में कुछ और चीज हो रही है, और पैसा क्रिकेट के जरिए पाकिस्तान को दिया जा रहा है। ठीक है, ये समझ के बाहर की चीज है। ठीक है, और ये कोई उसके ऊपर में बहुत ज्यादा लोग डिस्कस नहीं कर रहे, मेन स्ट्रीम मीडिया भी उसके ऊपर में डिस्कस नहीं कर रहा है। तो मुझे नहीं लगता कि मैच होना चाहिए। ठीक है, स्पेशली हमारे जब दो इंपॉर्टेंट लोग हमारे भारतीय लोग हैं, ठीक है, और हमारे स्पेशली हमारे गृह मंत्री के बेटे अमित शाह के, जय शाह जो है चेयरमैन भी है। ठीक है, चलिए, तो संजोग गुप्ता जो है फ्रेंड्स ये नए सीईओ बने हैं और चेयरमैन आईसीसी के आप लोगों को बताइए, जय शाह है अमित शाह के बेटे। नाउ अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग आगे बढ़े फ्रेंड्स, तो आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा है जो सिक्किम को जो है चीन के साथ में जोड़ता है। ठीक है, हमारा जो थंब स्टेट है सिक्किम, उसको चाइना का तिब्बत वाला एरिया है उसके साथ में जोड़ता है। नाथुला, माना पास, बारालाचाला, देपसा पास। अब देखिए पहली बात तो अगर मैं माना पास की बात करूं फ्रेंड्स, तो माना पास जो है आपको उत्तराखंड में मिलेगा, तो सिक्किम से जोड़ता है, ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता, वो जब है ही उत्तराखंड में। बारालाचाला पास जो है ये फ्रेंड्स हिमाचल प्रदेश के अंदर में है। ठीक है, तो ये भी नहीं जोड़ता भी होगा चीन से, लेकिन सिक्किम का थोड़ी दर्रा है वो। ठीक है, उसके बाद में देपसा दर्रा अरुणाचल प्रदेश के अंदर में है, ये भी नहीं जोड़ता। तो ये आप लोगों के हो ही नहीं सकते तीन। ठीक है, अकेला एक ही है जो नाथुला पास जो के सिक्किम के अंदर में, तो आंसर आप लगा सकते थे आराम से। ठीक है, तो नाथुला दर्रा कहां पर में है, सिक्किम में है, और ये सिक्किम को चाइना, तिब्बत का जो एरिया है तिब्बत, ठीक है, जिसको तिब्बत ऑटोनोमस रीजन उसको बोलते हैं, चाइना ने उस पर कब्जा किया हुआ है। ठीक है, तो ये जो नाथुला पास है सिक्किम को जोड़ता है चाइना के साथ में, ठीक है, तिब्बत के साथ में, तो आंसर ए हो जाएगा। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपको बता दूं कि ये नाथुला के अलावा एक और पास है जिसको जेलेप्ला पास आप बोलते हो, ये भी सिक्किम के अंदर में ही है, जेलेप्ला दर्रा। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछ सकते हैं। जल्दी जल्दी से फ्रेंड्स सेशन को लाइक एंड शेयर कर देंगे, जितने भी बच्चे जिन्होंने सेशन को लाइक कर दिया एक बार हाथ ऊपर करके बता देंगे जल्दी से। ठीक है, और जहां भी शेयर कर सकते हो शेयर जरूर कर दीजिए आप सभी के सभी फ्रेंड्स। ठीक है, और कमेंट के अंदर में आंसर्स करते रहने आप लोगों ने। मुझे बताइए सिक्किम के दो इंपॉर्टेंट वाले पास कौन से, दर्रे कौन से हैं जो सिक्किम के अंदर में है, हर बच्चा कमेंट के अंदर में लिख देगा। ओके, अब ये इमेज जो है फ्रेंड्स आप लोगों को मैं टीचिंग परीक्षा के एप्लीकेशन के ऊपर में उपलब्ध भी करा दूंगा, तो टीचिंग परीक्षा का एप्लीकेशन और टीचिंग परीक्षा का आप लोग जो है फ्रेंड्स टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोगों ने, वहां दोनों जगह पे, और इसके ऊपर में कुछ टेस्ट भी हम लोग डाल देंगे। ठीक है, तो मैं अगर आप लोगों को बात करूं फ्रेंड्स यहाँ पर में आपका, ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर में शिपकीला दर्रा हिमाचल प्रदेश में मिलेगा, बारालाचाला आप लोगों को हिमाचल प्रदेश के अंदर में मिलेगा, माना दर्रा उत्तराखंड के अंदर में मिलेगा, नाथुला और जेलेप्ला ये सिक्किम के अंदर में। ठीक है, चलिए, दर्रों का मतलब भी होता है पहाड़ों के बीच का रास्ता। ठीक है, ये इस तरीके से पहाड़ों के बीच का जो रास्ता होता है ना, पहाड़ों के बीच में जो रास्ता बनता है उसको हम दर्रे बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर मैं क्वेश्चन आप लोगों का, इसमें बोला गया विक्रम संवत और शक संवत में कितना अंतर है। पहली बात तो देखिए फ्रेंड्स, विक्रम संवत की जो शुरुआत है ये कहाँ से मानी जाती है, ये 57 बीसी से मानी जाती है। ठीक है, 57 बीसी विक्रम संवत।
ठीक है। और शक संवत की शुरुआत कहाँ से मानी जाती है? तो शक संवत जो है फ्रेंड्स इसकी शुरुआत मानी जाती है 78 एडी से, ठीक है। अब अगर हम लोग टाइम लाइन पे देखेंगे इसको, ठीक है, तो ये अगर हमारा पहला साल है, ठीक है, ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार अगर पहला साल है तो उससे आप लोगों को कितना जाना पड़ेगा यहाँ पर में 57 ईयर्स पहले जाना पड़ेगा, 57 बीसी, और यहाँ पर में आप लोग आएंगे 78 एडी के अंदर में, ठीक है, 78 एडी में। ओके चलिए, तो यहाँ पर मैं आप लोग देखिए फ्रेंड्स इसके इसके इन दोनों के बीच में कितना गैप है, ठीक है, कितना जो है इनके बीच में गैप है ये आप लोगों से पूछ रहा है। ओके तो इसके बीच में जो गैप आता है फ्रेंड्स वो आता है 135 ईयर्स का, ठीक है, 135 ईयर्स का। पहले आप यहाँ पर में जो 57 में कवर करोगे, 57 खुद को भी काउंट करेंगे तो ये पूरा 58 हो जाता है, क्योंकि 57 खुद को भी काउंट करना पड़ेगा, तो ये 58 हो जाता है यहाँ पर में, ठीक है। 57 यहाँ पर में हो गया आप लोगों का, और ये 1 दोनों के लिए कॉमन है, 0 वाला साल होता नहीं है, तो 57 ही करो, 57 को मिला के 0 को छोड़ना है तो 57 ही बचेगा, और यहाँ 78, तो आप लोगों का कितना हो जाएगा ये टोटल, ठीक है, 135 ईयर्स। तो आप डायरेक्ट याद रखना चाहो तो आप इसको डायरेक्टली भी याद रख सकते हो, ठीक है। 135 ईयर्स का गैप है विक्रम संवत के अंदर में और शक संवत के अंदर में, ठीक है। चलिए, शक संवत की शुरुआत जो है फ्रेंड्स किसने की थी, ये क्वेश्चन भी आप लोगों से बन सकता है 78 एडी के अंदर में। तो राजा जो कनिष्क था, कश्मीर का राजा कनिष्क, ठीक है, उसने इसकी शुरुआत की थी, ये याद रखना आप लोगों ने, जब वो राजगद्दी पे बैठा 78 एडी में, तब उसने शक संवत की शुरुआत की थी। हमारे भारत के अंदर में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ साथ में शक संवत को भी माना जाता है, ठीक है। अभी आप लोगों से एक क्वेश्चन यहाँ पर में बन सकता है फ्रेंड्स कि हमारे भारत के अंदर में अभी कौन सा शक संवत चल रहा है, और दूसरा बता देंगे कि कौन सा विक्रम संवत चल रहा है। आप इसके अंदर में ही ज्वाइन कर लोगे तो भी आप लोग आराम से जो है वो बता दोगे आप लोग, ठीक है, ठीक है, बताते जाइए आप लोग जल्दी जल्दी से। वाली ये शीशी है, ये पेट में डालने की जरूरत है, नाभि में डालने की जरूरत है, और आप दावा करते हैं इससे कि छू मंत्र कोई भी बीमारी हो, पक्की बात है? पक्की बात है। कितने रोगी ठीक कर चुके हैं? तकरीबन ये आप लोग जल्दी जल्दी से। चलिए बहुत बढ़िया फ्रेंड्स, आप लोग देखिए यहाँ पर मैं आंसर लगा रहा है। मैं आप लोगों को अगर विक्रम संवत की बात बताऊं तो विक्रम संवत 2025 में मार्च 30 मार्च 2025 से जो है फ्रेंड्स 2082 चल रहा है, ठीक है, विक्रम संवत का 2082, ठीक है। और वही अगर मैं शक संवत की बात करूं आप लोगों से तो अभी जो है फ्रेंड्स ये कौन सा चल रहा है अभी आपका, ये चल रहा है 1947, ठीक है, 1947, ये याद रखना आप लोगों ने। तो मतलब अभी हम 1947 में पहुंचे शक संवत के अनुसार, ठीक है। कहां पर मैं शक संवत ये है 1947, ठीक है, शक संवत 1947 चल रहा है। ओके बस आपने कुछ नहीं करना है, आपने 47 यहाँ पर में 78 को माइनस करना है, ठीक है। तो 1947 के अंदर में हम लोग शक संवत के, तो देखिए आप लोग दोनों पूछ सकता है आप लोगों से, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को फिर से, प्लीज इसको याद रख लीजिएगा आप लोग। ओके अगर आप लोगों से बोल दिया जाए कि विक्रम संवत कौन सा चल रहा है अभी फिलहाल के 2025 के अंदर में विक्रम संवत, तो विक्रम संवत जो है डायरेक्टली आप लोग याद रख लेंगे, ठीक है। विक्रम संवत चल रहा है आप लोगों का 2082, ठीक है। और शक संवत कौन सा चल रहा है आपका, शक संवत, ठीक है, तो ये चल रहा है 1947, ठीक है। चलिए ये दोनों के दोनों कमेंट के अंदर में लिख दो आप सभी लोग जल्दी जल्दी से, हर कोई बच्चा लिखेगा जल्दी से, और दोनों के बीच का अंतर कितना है ये भी लिख देंगे कमेंट के अंदर में। जल्दी से लिखिए आप लोग ताकि कोई भी बच्चा छूट ना जाए यहाँ पर में। और टॉप फैन मूवमेंट भी अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे, जिन बच्चों ने सेशन को लाइक कर दिया होगा और कमेंट के अंदर में आंसर्स भी कर रहे होंगे प्रॉपर्ली, तो वो लोग टॉप फैन मूवमेंट के अंदर में आ जाएंगे। तो सेशन को लाइक एंड शेयर भी जरूर करते रहिए आप लोग। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में, किसने बंगाल में महालवारी बंदोबस्त प्रणाली की शुरुआत की थी। वैसे फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता दूं कि महालवारी बंदोबस्त जो है ना, ठीक है, ये कहाँ पर में स्टार्ट हुआ था, ये थोड़ा सा आपको समझने वाली बात है, ठीक है। ये रफ मैप में अगर भारत का बना दूं तो बंगाल प्रांत जो है उस समय काफी बड़ा हो चुका था, तो बंगाल प्रांत के उत्तर पश्चिमी भाग में इधर वाला जो भाग था, ठीक है, वहां पर में महलवारी बंदोबस्त शुरू हुआ था, ना कि प्रॉपर बंगाल में। बंगाल बिहार और उड़ीसा वाला जो इलाका था, ये जो मेन इलाका था, यहाँ तो आपका परमानेंट सेटलमेंट था। परमानेंट सेटलमेंट मतलब जमींदारी बंदोबस्त जो लॉर्ड कॉर्नवालिस लेकर आए थे, ठीक है। बात आ रही है यहाँ पर में कि महलवारी बंदोबस्त, महलवारी, ठीक है, महल का मतलब होता था विलेज, ठीक है, जहाँ से टैक्स इकट्ठा किया जाता है, और विलेजेस का जो मुखिया होता था, गाँव का जो मुखिया होता था, उसको जिम्मेदारी दी जाती थी इसको जो है कलेक्ट करने की। तो हॉल्ट मैकेंजी नाम के एक अधिकारी थे उत्तर पश्चिमी प्रांत के अंदर में, उत्तर पश्चिमी, ये बंगाल से उत्तर पश्चिम में आप जाओ, ये आप लोगों को इधर साइड जाना है, ठीक है, इधर आपको जाना है। यहाँ पर में ये वाला जो इलाका था, यहाँ पर में इधर में महलवारी बंदोबस्त लागू था, जहाँ पर में गांव के मुखिया को टैक्स इकट्ठा करने की जिम्मेदारी थी। मतलब जो फार्मर्स है वो विलेज हेडमैन को, गांव के मुखिया को टैक्स देंगे, वो सबका इकट्ठा करेगा टैक्स, और फिर जाके जो है ब्रिटिशर्स को ले जाके दे देगा। तो हॉल्ट मैकेंजी, ठीक है, ये याद रखना आप लोगों ने फ्रेंड्स, इसने स्टार्ट किया था। तो ये 68वीं बीपीएससी के अंदर में आ चुका है, एग्जाम में पूछा जा सकता है आप लोगों से, याद रखना है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है उन्होंने परमानेंट सेटलमेंट, परमानेंट, ठीक है, जिसको स्थायी बंदोबस्त भी आप लोग बोलते हो, जिसको जमींदारी बंदोबस्त भी बोला जाता है, बंगाल बिहार और उड़ीसा के अंदर में, ठीक है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने परमानेंट सेटलमेंट लगाया था, महलवारी सेटलमेंट हॉल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लोगों से जो एग्जाम के अंदर में पूछ सकते हैं, तो प्लीज इनको आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ हम लोग आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, हमारे जो और क्वेश्चन है उनको भी हम लोग देख लेंगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर मैं महलवारी सेटलमेंट आपको बताया मैंने कि इधर का जो इलाका था, ठीक है, नॉर्थ वेस्ट वाला जो इलाका है, वहाँ पर में महलवारी सेटलमेंट था। बंगाल बिहार और उड़ीसा जो था वहाँ परमानेंट सेटलमेंट, और ये नीचे वाला जो हिस्सा था, मद्रास वाला जो दक्षिण भारत का जो हिस्सा था, वहाँ पर में था
रियोत वाली सेटलमेंट, डायरेक्ट किसानों से टैक्स लिया जाता था, कोई बिचौलिए नहीं होते थे। यहाँ बिचौलिया होता था जमींदार, यहाँ बिचौलिया होता था गांव का मुखिया, लेकिन यहाँ कोई बिचौलिया नहीं होते थे, डायरेक्ट रियोत। रियोत का मतलब होता है किसान, किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। ठीक है, चलिए टोडा जनजाति कहाँ रहती है, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। जमींदार, यहाँ बिचौलिया होता था गांव का मुखिया, लेकिन यहाँ कोई बिचौलिया नहीं होते थे, डायरेक्ट रियोत। रियोत का मतलब होता है किसान, किसानों से डायरेक्ट टैक्स लिया जाता था। ठीक है, चलिए टोडा जनजाति कहाँ रहती है, ये आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, टोडा जनजाति जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग, इसका आंसर क्या हो जाएगा? टोडा जनजाति कहाँ पर में मिलेगी आप लोगों को, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करो आप लोग इस क्वेश्चन को। ठीक है, टोडा जनजाति बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर में आ चुका है। टोडा जनजाति जो है फ्रेंड्स, ये दक्षिण भारत के अंदर में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर में नीलगिरी की जो है पर्वत श्रृंखला है, नीलगिरी पर्वत श्रृंखला। ठीक है, तो यहाँ पर में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला जो है वहां पर में टोडा जनजाति आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, नीलगिरी तमिलनाडु के अंदर में, स्पेशली यहाँ लिख भी देता हूँ मैं, तमिलनाडु वाला इलाका जो है वहाँ टोडा जनजाति करीब 10,000 साल से वहीं पे रह रहे हैं वो। ठीक है, तो टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ियों के अंदर में आप लोगों को मिलेगी, दक्षिण भारत के अंदर में। ये यहाँ पर में है नीलगिरी पर्वत श्रृंखला, और नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के अंदर में आप लोगों को टोडा जनजाति मिल जाएगी। ठीक है, चलिए तो टोडा नीलगिरी पर्वत श्रृंखला के अंदर में, तमिलनाडु वाले भाग में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। आपको बताना है कि अंडर हुज प्रेसिडेंसी वाज द 53rd सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। ठीक है, रामगढ़ के अंदर में जो हुआ था 1940 में। ठीक है, किसकी अध्यक्षता के अंदर में हुआ था? जल्दी जल्दी से आंसर करते जाएंगे आप सभी लोग। और जितने भी बच्चे जो टीचिंग परीक्षा के साथ में जुड़ना चाहते हैं फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि 7611101101 इस नंबर पे, या 9697888844 इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हो। कॉल कर लीजिए या व्हाट्सएप कर लीजिए। ठीक है, इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहूंगा कि सुपर 70 इस कूपन कोड का इस्तेमाल करके आप फ्लैट 70% ऑफ भी ले सकते हो। बहुत सारी चीजें आप लोगों के लिए और भी आने वाली है। ठीक है, तो जो बच्चे ऑलरेडी परचेस कर चुके होंगे उन लोगों को पहले उसका फायदा मिलेगा। ठीक है, तो 1940 में जो रामगढ़ अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, इसी आंदोलन के इसी सेशन के अंदर में, रामगढ़ अधिवेशन के अंदर में ही फ्रेंड्स व्यक्तिगत जो सत्याग्रह है, ठीक है, इंडिविजुअल सत्याग्रह, उसको अनुमोदित किया गया था, उसको पारित किया गया था कि व्यक्तिगत सत्याग्रह करेंगे। ठीक है, तो मौलाना अबुल कलाम आजाद ने इसकी अध्यक्षता की थी। वैसे ये रामगढ़ पहले बिहार में हुआ करता था, लेकिन आजकल झारखंड के अंदर में है। ठीक है, चलिए बिहार में वन्य जीव अभयारण्य और जिलों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? ठीक है, बताइए। में पानी आ रहा है, आपके घर से पानी टपक रहा है